अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता जा रहा है और आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 15 दिन के अंदर दूसरी मरतबा प्राइस का बढ़ना आवाम के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा कर चुका है। साथ ही बिजली के बिलों में भी इजाफा हो रहा है और मजीद भी इजाफे का इम्कान है। आज के प्रोग्राम में हम इसके सोशो पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे बात करेंगे, इसकी इक्तिसादी सूरत हाल पे क्या बदनुमा असरात पड़ रहे हैं उसकी बात करेंगे, और साथ ही आज का प्रोग्राम जो हम आगाज में जिस चीज से शुरुआत कर रहे हैं वो ये है कि पेट्रोलियम एक्सपर्ट्स इस पे अपनी क्या राय रखते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं गैस एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं जनाब मलिक खुदाबख्श साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मलिक साहब, खैरियत से? फर्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब, ये क्या माजरा है कि रशिया से सुनने में आ रहा था कि ऑयल आ रहा है, आया भी, फिर वो कौन सा ऑयल था कि हमारे तो ऑयल प्राइसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं? असल में आपका सवाल बड़ा अच्छा है। जो रशिया से तेल आया वो उसमें 2-3 चीज़ें ख़राब हो गई। कोशिश तो इनकी बड़ी ठीक थी और इन्होंने उसको हैंडल भी कर लिया और रशिया ने इनको तेल दे भी दिया। पहली बात ये थी कि जब वो जहाज़ जो कार्गो लेके आया वो उसका बीम बड़ा था और हमारे पास कोई पोर्ट ऐसी नहीं थी कि वो जहाज़ वहाँ आके नज़रअंदाज हो और प्रोडक्ट अनलोड करे, इसलिए उस जहाज़ को ओमान ले जाना पड़ा। अच्छा। हमारे पास एक गवादर जो है वो दुनिया के सबसे बड़ी पोर्ट है, जिसके साथ सबसे बड़ा जहाज़, उसका डेप्थ जो है बीम की, एक जहाज़ की चौड़ाई होती है, वो जहाज़ का बीम कितना है, वो कितना नीचे डेप्थ में जा सकता है, वो सबसे बड़ी पोर्ट है। लेकिन बदनिस्बती से जब ये सी पैक वगैरह का प्रॉब्लम क्रिएट होने शुरू हुई तो उसका किसी ने ख्याल नहीं किया और वो उसकी डेप्थ जो है वो कम होती चली गई और वो इतनी कम हो गई कि वो बड़ा जहाज़ वहाँ आके नहीं लग सकता था। अगर वो बड़ा जहाज़ आके लगता वहाँ तो आपका जो फ्रेट चार्जेस है वो बहुत कम पड़ते और आपको फ़ायदा होता। उस जहाज़ को ना लगने की वजह से अमान गया, वहाँ से अमान के फ्रेट चार्जेस आपको दिए, फिर वो अमान से पाकिस्तान में 2 हिस्सों में होके आया, दोनों हिस्सों के डबल चार्जेस आपको देने पड़े। तीसरी बात ये थी कि जो क्रूड ऑयल आया, आपके पास एक ही रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी, जिसके अंदर वो कैपेसिटी थी कि उस फ्यूल को, उस क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकती थी। लेकिन जब वो क्रूड ऑयल आया तो क्रूड ऑयल की कुछ क्वालिटीज़ हैं, जो हमारे यहाँ क्रूड ऑयल आता है वो कुछ और क्वालिटी है, ये उससे ज़रा लो क्वालिटी का क्रूड ऑयल था। लेकिन क्योंकि फर्स्ट बिज़नेस था, गवर्नमेंट को भी इतना नहीं था और ज़रूरत भी इनको थी, और मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व हुई कि फौरी तौर पे एक जल्दबाजी का फैसला हो गया। सपोर्ट नहीं, जल्दबाजी का फैसला नहीं है। बात यह है कि ये था कि ज़रूरत थी कि जल्दी से कोई चीज़ मिले, कोई बैकअप मिले। हमारे काम कहाँ रही है वो नहीं, उस पर किसी को इतना पता नहीं था। अच्छा। बात ये थी कि देखिए, कोई भी प्रोडक्ट किसी और मुल्क का है ना, तो इतनी देर तो किसी ने वहाँ काम नहीं किया। ये तो एग्रीमेंट पे करते रहे कि जो पिछली गवर्नमेंट ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था और इन्होंने उसको ठीक ठाक किया तो उसी पे लगे रहे, लेकिन टेक्निकली कुछ इतनी चीज़ें समझ में नहीं आई। फर्स्ट मूवमेंट थी, कोई बड़ी बात नहीं होता ऐसे। पाकिस्तान के हवाले से बताएं कि जो पेट्रोल पंप्स मालकान हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात आ गए हैं कि उनको कैसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है? देखें, पंप मालकान को जो पैसे मिलते हैं वो फिक्स कमीशन है, वो आप रोज़ देखते हैं कि जी इतने पैसे लीटर पे आपको मिलेंगे। उसके ऊपर जो एक्सपेंस बढ़ते हैं तो वो पेट्रोल पंप का मालिक है, वो उसको बेयर करना पड़ता है और वो डेफिसिट पे जाता है। इस वक्त पेट्रोल मालकान जो है इतनी प्रॉब्लम में है और कंपनियां भी प्रॉब्लम में है, लेकिन पेट्रोल पंप कंपनियों के बड़े वसाइल हैं, पेट्रोल पंप के मालकान के वसाइल कम है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम में है। बिजली बढ़ गई, लेबर बढ़ गई, एक्सपेंस जितने हैं वो बढ़ गए, सारे लोकल टैक्सेस बढ़ गए, हर चीज़ बढ़ाए जा रहे हैं। तो पर लीटर क्या प्रॉफिट? 6 रुपये प्रॉफिट है पर लीटर? नहीं, 6 रुपये प्रॉफिट जो था पहले था 6 रुपये 20 पैसे, और इन्होंने जो अभी थोड़ी सी इंक्रीज की थी 1 रुपये 64 पैसे, उसको भी स्लैब किया है कि 4 किश्तों में देंगे 44 पैसे हर महीने के बाद। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए प्रॉफिट? देखिए, इस वक्त जो कैलकुलेशन है, इस वक्त तो पेट्रोल स्टेशन का जो बिजनेस है वो रन करना दैट्स वेरी डिफिकल्ट। वो इतना डेफिसिट में है कि इस वक्त तो आप अगर मैं मलिक साहब एक एवरेज मंथली कितनी कंजप्शन है? हमने गवर्नमेंट को ये कितनी डिलीवरी होती है, कितने लीटर, कितने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बना था
कि परसेंटेज वाइज कर दें, कमीशन जो है पेट्रोल पंप मालकान की उसको और कंपनियों की परसेंटेज वाइज कर दें। परसेंटेज वाइज का मतलब है, और ये हो गई थी, यूसुफ अब्दुल्ला सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे उस वक्त, और अमीनुद्दीन जो थे वो मिनिस्टर पेट्रोलियम थे, और हैगन इसका शेल का एमडी था। एक मीटिंग में होके जो हमारी एसोसिएशन की बड़ी एफर्ट्स थी, अब्दुल समी खान वगैरह ने बड़ी मेहनत की थी, उस पर एक फैसला हो गया था कि जी इनको 5%, हमारी डिमांड थी 10%, 5% पे हो गया जी 5%, और उसमें ये फैसला हो गया कि वैल्यूएट करेगा, अगर सस्ता होगा तो इनकी कमीशन कम होनी शुरू हो जाएगी, अगर महंगा होगा तो इनकी उस परसेंटेज के साथ, उस परसेंट में ये फैसला हुआ कि 3 साल के अंदर अंदर 5% कर दिया था। जब ये शुरू हुआ तो 2.5 था, बढ़ा के 5, जब ये 1 साल बाकी था तो 4% पे आ गई थी। 4% के बाद ये दूसरी हुकूमत बदली, फिर उन्होंने गड़बड़ शुरू कर दी। अब ये डिमांड थी कि हमें परसेंटेज पे कर दो, हम कोई एडवांटेज नहीं ले, सस्ता हो तो हमारी कमीशन कम हो जाए, महंगा हो तो हमारी कमीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, एक सिस्टम में आ जाए, सारी दुनिया सिस्टम पे चलती है। अभी भी आप ये चाहते हैं परसेंटेज पे हो? अच्छा, इस वक्त जो फैसला हुआ है इस मीटिंग में, लास्ट मीटिंग में, तो उसमें मुसद्दक मलिक के साथ, तो उन्होंने कहा कि यार ये इस सिस्टम बनाने में बहुत टाइम लगता है, इस परसेंटेज सिस्टम में हमारे पास 28 दिन 27 दिन रह गए, तो अगली हुकूमत पे छोड़ दें, हम इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग जो आपको रिलीफ दे सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसको कैलकुलेट। 2 दिन हम यहाँ बैठे रहे, 2 दिन में कैलकुलेशन हुई तो फैसला ये हुआ कि सिर्फ हम आपको ₹1.64 पर लीटर दे सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन हमने इस मुल्क के लिए, पेट्रोल मालकान ने, हमारी एसोसिएशन ने, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, देखने वालों के लिए बता दें। पर लीटर इस वक्त जो प्रॉफिट डिसाइड हुआ है पेट्रोल पंप मालकान का, वो ₹1.64 या ₹6 में इजाफा हुआ है? पेट्रोल पंप पे जो पिछली मीटिंग थी ₹7 लीटर इजाफा हुआ था, और उस पर कैलकुलेट टैक्सेस निकाल के क्या बनता था, ₹6। और ₹6 पे इस वक्त जो फायदा हुआ है ₹1.64 इजाफा हो गया, इंक्रीज हो गया, ₹7.64 हो गया, ₹7.64। ₹7.64 तब होगा 3 क्वार्टर के बाद कि 44 पैसे इस क्वार्टर में सितंबर के आखिर में मिलेंगे, 1 सितंबर को मिलेंगे, फिर अगले इसी तरह महीने बाद मिलेंगे, फिर अगले इस तरह 4 क्वार्टर जाके जनवरी में जाके ये 1.64 पूरा होगा। तो आप बिजली के कितने पैसे बढ़ गए वो आप परसेंटेज लगा दें, ₹7.50 बढ़ गए। अभी वैल्यू उसकी फ्यूल वैल्यू ऐड कर दी है उन्होंने, और कम से कम ₹10 बिजली के बढ़ गए। तो वो जो वैसे पाकिस्तान में जो पेट्रोल पंप्स हैं उसमें मिनिमम सेल मंथली क्या होती होगी, एक एवरेज अगर हम लगाएं? देखिए, एवरेज सेल जो आपको पूछते हैं, हमने अभी ये कैलकुलेशन की थी जो जिसमें ये डिटरमिन हुई है ₹1.64, उसमें जो एक सेल करने वाला पंप है ना, वो 6000 से ऊपर नहीं है। अच्छा। 6000 लीटर से ऊपर नहीं है। उस 6000 लीटर सेल करने वाले तो उसको फायदा ही नहीं हो सकता अगर ये कमीशन ना बढ़ाई जाए या उसको फैसिलिटेट ना किया जाए। दूसरा, सारे लोकल टैक्स हैं और इन्होंने सैलरी बढ़ा दी, यूवी बढ़ा दी, सोशल सिक्योरिटी बढ़ा दी। जो ₹3000 था वो 10,000 हो गया, जो 10,000 था वो 20,000 हो गए। सारे टैक्सेस इतने बढ़ गए। पंप मालकान के लिए आप 6000 लीटर कह रहे हैं, लोग ये समझ रहे होंगे पर डे की है ये तो सेल, अगर कराची को। तो मैं बता रहा हूँ कि उस सिस्टम को अगर लेके जाएं तो आप ये डेफिसिट में ये कारोबार चल ही नहीं सकता। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिनकी करोड़ों रुपए की ज़मीनें हैं, जिनके सारी ज़िंदगी इसमें गुजर गई है, वो कहाँ जाए? अच्छा, फिर ये लीज एग्रीमेंट होते हैं कंपनियों के साथ, वो खाली नहीं हो सकते जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने जो अच्छा किया है वो आए, बुरा है, बुरे वक्त पे आए, बुरा भी उनके साथ हुआ, सब कुछ हुआ। एक अच्छा बात कर गए कि वो पाकिस्तान की रेपुटेशन IMF का मुआहदा करके ठीक कर गए। अच्छा, IMF का मुआहदा हो गया तो लोगों ने पैसे भी दे दिए आपने। आपकी डिमांड IMF की थी कि इतने $3 अरब ले आओ, ट्रैक पे ले आए, ट्रैक पे ले। अब नाउ यू आर एट ट्रैक। अब आपकी कैपेबिलिटी ये है, हमें ये है कि अल्लाह करे, दुआ करें कि ये लोग जो नए आने वाले हैं, लगता तो ये है कि प्रोफेशनल लोग ला रहे हैं, तो ये इस मुल्क को चला रहे हैं जितने दिन है। और ये जो पॉलिसी बनी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसकी कंटिन्यूटी रहे। उसकी अगर डिसकंटिन्यूटी हो गई तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? अगर ये उसको कंटिन्यू कर गए
और उसको फुल ऑन कर गए तो पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमली खुदाबख्श साहब, आपने टाइम दिया। नाजरीन, एक ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद आके इस पूरी महंगाई और इकोनॉमिक क्राइसिस का जो एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, एक सोशो पॉलिटिकल इम्पैक्ट के अवाम का उसमें क्या तासुर है और अवाम पे उसके क्या असरात हैं, इस पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, महंगाई का एक सबसे बड़ा सबब वही है। और ये मुआशी सूरत हाल बनाने वाले कौन हैं, मुआशी पॉलिसीज किसकी जानिब से बनती हैं, इसमें हमेशा सियासतदानों की तरफ ही देखा जाता है। लेकिन क्या वजह है कि आज तक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल संभली नहीं है और इसके सियासी क्या असरात हैं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, मुमताज कानूनदान हैं, जनाब डॉक्टर शाहब इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं आप कि इतना अरसा जमहूरियत को मिला और इतना वक्त सियासतदानों ने अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाई, सबको टाइम मिला, लेकिन आज तक अवाम के लिए कोई ऐसी मुआशी पॉलिसी मुरतब नहीं हो सकी कि अवाम जो है वो सुख का सांस ले सके? देखें, हमारी जो मईशत की जो टीम है वो हमेशा से मैं ये समझता हूँ कि वो एक कमज़ोर टीम रही है। और एक आप देख लें पिछले 10 साल से, 15 साल से या 20 साल से 5-6 चेहरे हैं जो घूम घूम कर आते हैं मुख्तलिफ अदवार में। और मैं ये समझता हूँ कि ये आउटडेटेड लोग हो गए और इन पे बिल्कुल हमें बैंक नहीं करना चाहिए, बल्कि इन पे मेरे हिसाब से तो पाबंदी होनी चाहिए इस्लामाबाद के दाखिले के ऊपर। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मगर 7-8 लोग ये आउटडेटेड लोग हैं। ये मिलीनियंस का दौर है, जेंसीस का दौर है। वहाँ से आप नौजवान 25 साल का, 30 साल का जो बच्चा है जो हार्वर्ड से या स्टैनफोर्ड से या कैम्ब्रिज से या ऑक्सफोर्ड से जो पढ़ा हुआ है और जिसका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जो वहाँ तालीम दी जा रही है, वो पाकिस्तान या हमारी जैसे जो मुल्क हैं वो 100-150 साल आगे है वो उनका सिस्टम एजुकेशन का। तो हमें जो है वो फॉरेन ट्रेन जदीद जो नॉलेज के साथ इक्विप होके जो नौजवान लड़के हैं 30 साल के, 32 साल के, उनको पाकिस्तान लाके और उनके हवाले करना चाहिए हमारी मईशत को। हमारी मईशत में बहुत जान है। अब 24 करोड़ लोग हैं अभी नए सेंसस के हिसाब से। कह रहे हैं कि नौजवानों के हवाले करना चाहिए। यहाँ तो उल्टा निज़ाम चल रहा है कि नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं बेरोजगारी से तंग आके, मुआशी निज़ाम से तंग आके। वो लोग क्यों आएंगे हार्वर्ड से पढ़े हुए या लंदन से वापस क्यों आएंगे? देखें, हम उनको जो है वो एक टास्क दे के लेकर आएंगे और एक 5 साल का या 10 साल का एक रोड मैप होगा, जिसमें शुरू में जो है वो डेफिनेटली मुश्किल फैसले होंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है इकोनॉमी की रिवाइवल होगी। और हमारे पास बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ है, नेगेटिविटी से, बैंकरप्सी से वो निकल के एशियन टाइगर्स बने हैं। जैसे आपका कोरिया है, आपका सिंगापुर की एग्जांपल है, जापान की एग्जांपल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ क्या हाल हुआ था। दुबई है, यूएई में देखें कितनी प्रॉस्पेरिटी है। तो हमें आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लाके ये बैंकर्स और ये जो एकेडेमिया और ये जो लोग हैं 70-70 साल के, 65-65 साल के लोग, इनको जो है वो खुदाफिज कहना चाहिए और इनको कहना चाहिए कि भाई आप बस करो, हमारी जान छोड़ दो इस मुल्क की। इवन मैं जो उस जनरेशन से 20 साल छोटा हूँ, मैं भी ये समझता हूँ कि मेरी भी जो नॉलेज है या जो भी मैंने एजुकेशन ली है वो भी आउटडेटेड हो गई है। तो जो नौजवान नस्ल हैं, जो बच्चे, हमने तो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बैट पढ़ा है, अब जो है फोनोटिक्स का ज़माना, आप आ करके बच्चे पढ़ रहे हैं। हम नए बच्चे को, नर्सरी के बच्चे को मैं नहीं पढ़ा सकता। तो अब ये इन लोगों को जो है ना जॉब्स लेने का या इस तरह की जो गुफ्तगू फरमाते हैं, उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो आने वाली नस्लों की जान छोड़ दें। अगर वो इतने कामयाब थे 15 साल, 20 साल, 25 साल से इसी उस पर रडार पे घूम रहे हैं, उसी ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, तो कोई मईशत में बेहतरी आती ना। कुछ भी नहीं आई। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बातें हमने पिछले 5 साल में भी देखी और उससे पहले भी देखी और 1 करोड़ नौकरियों के दावे सुने, 50 लाख घर की बातें हुई। ये सब पॉलिटिकल जार्गन्स हैं। ये सियासी लोग जो है ना ये बढ़के मारते हैं। ये बड़क होती है जिसको कहते हैं, जो सुल्तान राही के ज़माने में, ये ख़ास पॉलिटिशियंस का बड़क है। ये रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्रैक्टिकल बिल्कुल भी इनकी गुफ्तगू नहीं होती। हमें जो है देखें, हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रॉपर इकोनॉमिक टीम चाहिए, वेल इक्विप्ड इकोनॉमिक टीम चाहिए जो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन से इसको अब आप देखेंगे एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो तबाही इन्होंने मचाई हुई है, इस तरह के रेगुलेशंस डाले हुए हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी कि आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी। आपका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कॉलम है उसमें इतने मसाइल हैं,
जब तक ब्यूरोक्रेटिक क्लिंचेस और क्रॉस से इनको नहीं निकालेंगे आप अपने इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री को भी चाहिए कि वो जो है वो भी जो है कोई मौका नहीं छोड़ते टैक्स एवेजन का या टैक्स फ्रॉड का, ये भी एक बात है। तो ये दोनों जो ताली दोनों हाथ से बजती है। तो जो हमारे एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो, उनको भी ये चाहिए कि वो जो है अपने मोल के खातिर जो है ना थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर दें। और जो हमारे रेगुलेटरी इदारे हैं, जो FIA है, कस्टम्स है, इनकम टैक्स है, SECP है, EOBI है, आपका ये सोशल सिक्योरिटी है, आपका एक्साइज के डिपार्टमेंट है, सूबाई सिंध रेवेन्यू जो है आपका सेल्स टैक्स में, इनको भी ये चाहिए कि ये जो है थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएं। IT पे आप ये देखें कि इन्होंने IT को अजीब व गरीब एक सिचुएशन कर दिया कि 17% टैक्स, 19% टैक्स। आप टैक्स हॉलिडे दें उन जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जिसमें ज़्यादा आप जो है इकोनॉमिक इनेबल कर सकते हैं लोगों को। कुछ अवामी चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अवाम ये जानना चाहते हैं। प्राइस कंट्रोल नहीं हो पाते, हर वक्त बिजली के टैरिफ में इजाफा, पेट्रोल के प्राइस में इजाफा। एक तरफ वो रशियन ऑयल के आने की खुशखबरियां थी, तो अब वो मजीद इजाफे पे इजाफा हुआ जा रहा है। अवाम का क्या बनेगा पाकिस्तान में? देखें, जो प्राइस हाइक है ना, मैं 3.5 साल जो है ना, जब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी और मुस्तफा कमाल मेयर थे, सिटी नाजिम कहलाते थे, तो मैं चीफ प्राइस कंट्रोलर रहा हूँ उधर। और शायद मेरे ख्याल में जो पीछे 25 साल में कभी दूध वालों ने अगर बढ़ा के कीमत वापस कम की है तो वो मेरी ही दौर था। चूँकि जो है वो आर्बिट्री, देखें कानून रेगुलेशन नहीं है सही, जो आपके इदारे हैं जो रेगुलेट करते हैं प्राइस को, वो कमज़ोर हो गए। और वो कमज़ोर हो गए बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, नहीं नॉट इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इंडक्शन ऑफ इनकॉम्पिटेंट पीपल, इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट, करप्ट पीपल। ठीक है, उससे ये हुआ कि आपकी जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स हैं प्राइस कंट्रोल के, प्राइस चेक के, वो कमज़ोर हो गए। पुलिस उनको असिस्ट करती है। पुलिस का जो हाल है, आज ही वो कोर्ट में मैं जब लिफ्ट पे जा रहा था तो वो कोई इंस्पेक्टर था जो ऐसे जो है अमिताभ बच्चन स्टाइल में सिगरेट लगा कर आ रहा था। मैंने कहा भाई कोर्ट में ऐसे सिगरेट बंद करो या बाहर जाके पियो। तो कह रहा है बस मेरे तो सर 4 साल रहेगा, अगर आप निकलवा देंगे तो क्या है। मैंने कहा जो 34 साल तुमने नौकरी की है तो पूरा शहर आपकी नौकरी की कॉम्पिटेंस और की गवाही देता है कि क्या आपने इस शहर का हल किया आपने और आपके इदारे ने। तो जो रेगुलेटर्स हैं वो अच्छा मनमानी लोग करते हैं। 1 रुपये पेट्रोल बढ़ता है, कीमत किराए की बढ़ती है 10 रुपये। तो ये जो लोगों ने टैंकर माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, आपकी ग्रोसरी माफिया, दूध माफिया, दाल माफिया, ये माफियाज बन गए सारे। सही, जब आपकी रेट ऑफ स्टेट कमजोर होती है तो ये माफियाज जो हैं ये स्ट्रांग हो जाते हैं और ये माफियाज लूटते हैं आवाम को। मैं खुद प्रैक्टिकली मैंने देखा कि हमने इनको पकड़ा दूध वालों को और लगाए इनको जूते। सही, स्ट्रेट अवे बाकायदा पिटाई लगाई इनकी और 6 घंटे में। और वो एक इनकी होलसेल मार्केट है जो इन्होंने KMC से लीज पे ली हुई है, वो हमने इनसे छीन ली, मजिस्ट्रेट बिठा दिया अपना और ऑफिशियल रेट में दूध को ऑक्शन किया। विद इन 6 आवर्स जो है ना, जो इन्होंने 10 रुपये बढ़ाए थे वो कम हो गए। तो अगर स्टेट की रेट अगर सही है, मगर वो जो रेट है ना वो ये ना हो कि जो आप देखते हैं कि सारा दिन हैवी ट्रैफिक चलता है रोड पे और पुलिस वाले भाग रहे होते हैं, ट्रैफिक वाले उनको रोक रहे होते हैं यूं यूं करके और खुलेआम उनसे पैसे ले रहे होते हैं। डंपर चल रहे हैं, पानी के टैंकर चल रहे हैं, मजदास चल रही हैं, सुजुकी चल रही हैं। तो स्टेट का रेट तब कायम होगा जब स्टेट ऑपरेटर जो है, जो पुलिस, स्टेट का मतलब है ये आपके जो हमारे सिविलियन इदारे जो है ये तो अपने दिहाड़ी में लगे हुए होते हैं। सिफारिश आती है हमारे पास कि उस रूट पे लगा दें जहाँ पे हैवी ट्रैफिक चलता है, पुलिस वाले जो है, कांस्टेबल्स जो है। तो ये पूरा इसको आपको लेके चलना पड़ेगा एज ए होलिस्टिक। सही, इदारों को भी ठीक करना पड़ेगा। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा बिगाड़ है, उसको सही करने की जरूरत। आप कानूनदान आवाम के लिए बताएं कि ये जो अवामी शिकायत का कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बना हुआ है जहां पे कानूनी तौर पे उसको प्रोसीड किया जाए और जल्दी उनको कोई चीज मिल भी जाए। वो मोहतसिब के इन्होंने बनाए हुए इदारे और वहाँ पे मैंने देखा है कि जो वफाकी मोहतसिब है, सूबाई मोहतसिब है, फिर इंश्योरेंस का मोहतसिब है, फिर टैक्स का मोहतसिब है, बैंक का मोहतसिब है, वहाँ से मैंने देखा है कि स्पीडी रिलीफ मिल जाता लोगों को शिकायत अगर होती है। लेकिन वो भी सरकारी इदारों के अगेंस्ट अगर शिकायत हो, लेकिन अगर प्राइवेट इदारे हैं, के इलेक्ट्रिक से लोग परेशान हैं, 10 उनके मसले हैं, ऐसी पब्लिक किधर जाए? अब तो सियासी जमातों में भी वो कंप्लेन सेल्स नहीं रहे।
नहीं, सियासी जमात तो फिर वो देखें, आपको ये समझने की जरूरत होगी कि हमारी सोसाइटी में ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लैकमेलिंग जो है ना वो ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे ये दोनों मिक्स है, ये ऐसा नहीं है। आवाम भी जो है ना वो भाई बिजली पे आप एतराज करते हैं, लोड शेडिंग कहाँ होती है? लोड शेडिंग वहां उस इलाके में होती है जहाँ कुंडे लगे हुए होते हैं, और उन कुंडों की वजह से जो है उन आबादियों को प्रॉब्लम होती है जो बिजली दे रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये को पूरी पिक्चर जो है सीधी है, आवाम बिल्कुल सीधी सादी है। आवाम को भी सिग्नल ये तोड़ रहे होते हैं, रॉन्ग साइड ये मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, ये आवाम ही है ना। ठीक है, और कब से ये कर रहे होते हैं लैंड पे, पानी की लाइन ये तोड़ रहे होते हैं, और डोंकी पंप लगाए हुए होते हैं पानी की लाइंस पे, कुंडे ये चला रहे होते हैं। तो आपकी आवाम भी यही कर रही है, और फिर रोना गाना होता है बिजली नहीं आ रही। भाई बिजली नहीं आ रही तो कुंडे पे बिजली चल रही है और बिल नहीं दे रहे हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं देखें पूरी सोसाइटी को सही होना पड़ेगा। सही, ऐसे आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस नहीं बना सकते कि नादरा बना दिया, मोटरवे पुलिस बना दी, कस्टम्स की कुछ ऑफिसेज बना दिए जहाँ पे परफॉर्मेंस बेहतर है दूसरी जगहों से। ऐसा नहीं है, हम परफॉर्म कर सकते हैं, मगर आपको एक आइलैंड नहीं बनाना, आपको पूरे के पूरे आइलैंड को ठीक करना है। लेकिन लास्ट मेरा आपसे सवाल है, जब एक बच्चा गटर में गिर जाता है तो फिर पब्लिक तो यही देखती है ना कि मुझसे टैक्स भी लिया जा रहा है, मुझ पे महंगाई का बम भी गिराया जा रहा है और मेरे ही बच्चे गटर में गिर गिर के मर रहे हैं। मेरे घर के बाहर जो है ना 2 गटर है, जब मैंने 10 दफा ढकने लगाए और 10 दफा ढकने वहां से चोरी हो गए, तो वो मैं चुरा रहा हूं या कोई इदारा चुरा रहा है या कोई MP MNA या कोई मेयर चुरा रहा है या वो आवाम चुरा रही है, इसका मुझे जवाब देते। कितने ढक्कन हम लगाएं, क्योंकि मैं तो रहा हूं ना एज एन ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट रहा हूं और सर्विस डिलीवरी में भी रहा हूं। आप मुझे ये बता दें कि मैं कितने ढकने लगाऊं? आप 1000 ढकने लगा देंगे, 1000 ढकने चुरा लेंगे। ये तो लाइफ वायर पे जाके कॉपर निकालने के चक्कर में बिजली का तार काट के चुरा लेते। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये पूरा एक होलिस्टिक प्रॉब्लम है। बिगाड़ हर जगह पे, किसी एक जगह पे आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं ना, 4 उंगलियां मेरी तरफ है। सही, बस ये है। अच्छा, बस आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक इसी सिचुएशन में पाकिस्तान की, जहां आवाम भी अपना रोल सही नहीं अदा कर रही, सियासतदान भी जो है वो मफाद की सियासत कर रहे हैं, आर्मी चीफ ये कहते हैं कि जी ज़रा इनकलाब भी आएगा, और प्लस ये कि मादनियात के हवाले से भी वो कोशिशों में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान की मिनरल्स और माइंस के ऊपर इकोनॉमी को खड़ा कर सकें। डू यू थिंक कि हम कामयाब हो जाएंगे? हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वो वाहिद इदारा है जिसने डिलीवर करके दिया है इस मुल्क को 75 सालों में। और अगर आपका मुल्क इंटैक्ट है, आपका मुल्क आज है इस दुनिया के नक्शे में, तो वो पाकिस्तान आर्मी की वजह से है, सिर्फ उनकी वजह से है, चूंकि वो लोग बेलौस हैं और पाकिस्तान का सोचते हैं और पाकिस्तान पे अपनी सोच को एंड करते हैं। आप पाकिस्तान की तकदीर क्या पॉलिटिशियंस को या सिविल ब्यूरोक्रेट्स को क्या हवाले करना चाहते हैं? आप जब हवाले करते हैं, बैंकरप्सी की तरफ जाता है ये मुल्क। सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाजरीन, पाकिस्तान के अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उसमें सियासतदानों का और सियासी जमातों का बेशक जो भी किरदार रहा हो, लेकिन अवाम को खुद भी अपनी जानिब से कुछ बेहतरी की जानिब किरदार अदा करना होगा। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, और ये रेवोल्यूशन कैसे आ सकता है? जो आवाम की इस वक्त की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं और जो इश्यूज़ हैं वो भी हल हो सके, क्योंकि महंगाई से तंग आवाम कोई ना कोई रास्ता देख रही है, तलाश कर रही है, और हमारा नौजवान तबका मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं जनाब नवीद अली बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते बेग साहब, आपके पाकिस्तान के अंदर कोई मुआशी इनकलाब आ भी सकता है या नहीं आ सकता? इसका जवाब तो हाँ में है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जो कुछ इक़दामात इस वक्त हो रहे हैं या इससे पहले किए जा चुके हैं उनसे नहीं आएगा। तो क्या तरीक़ेकार अपनाना चाहिए कि पाकिस्तान में मुआशी सतह पे बेहतरी आए? आवाम जो रोज़मर्रा के इन मामूलात में इस वक्त पिसके रह गई है, जिसमें महंगाई सबसे बड़ा जो है इशू है, उसमें पेट्रोलियम प्राइस में बतदरीज इजाफा होना और फिर बिजली के बिलों में इजाफा होना, इससे किस तरीके से आवाम मैनेज कर सकती है? देखें, कुछ चीज़ें तो हुकूमत के इख्तियार में होती हैं और कुछ चीज़ें हुकूमत के भी इख्तियार में नहीं होती। अब जो चीज़ हुकूमत के इख्तियार में है वो मसलन इंटरेस्ट रेट्स हैं। ये एक बड़ा फरसूदा सा फॉर्मूला है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही हो तो आप इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दें,
ये फरसूदा फॉर्मूला है। हाँ, अलबत्ता उन इकोनॉमीज़ में जिन इकोनॉमीज़ की जो कमर्शियल कंजम्पशन है वो डिपेंडेंट होती है लोन्स के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, वहाँ पर ये बात साबित है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन कम होगी और उसके नतीजे में इन्फ्लेशन कम होगी। लेकिन हमारे मुल्क में क्रेडिट अपटेक इतना कम है, हाँ, तो अनबैंक्ड पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज अनबैंक्ड, तो क्रेडिट जो बैंक्ड पॉपुलेशन है उसमें भी क्रेडिट अपटेक आप खुद ही देख लें मिनिस्क्यूल परसेंटेज के अंदर आता है। तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं करते। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि गुड्स की कीमत में इजाफा हो जाता है, बिकॉज जाहिर है क्रेडिट जो है ना बिजनेसेस को अफेक्ट करता है, बिजनेसेस को अफेक्ट करता है, इसलिए हर चीज़ पे जो है वो प्राइसेस उसकी इंक्रीज हो जाती हैं। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए सबसे पहले अपना इंटरेस्ट रेट को लेकर के आए। टर्की ने नहीं किया था, टर्की की मिसाल मौजूद है कि ऑल्दो अर्दवान साहब इलेक्शन में जा रहे थे और वहाँ इन्फ्लेशन 40% से ऊपर था, गालबन 60% को छू गया था, लेकिन उन्होंने दे रेजिस्टेड इंक्रीजिंग द इन्फ्लेशन रेट एंड दे स्टेड विद इन सिंगल डिजिट्स ऑफ इन्फ्लेशन और इवेंचुअली उन्होंने उसको काबू पाया और इलेक्शन भी जीता। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट को रोक देना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि अगर इंपोर्ट रोकते हैं तो फिर मैन्युफैक्चरींग भी यहाँ पे बिल्कुल बैठ जाती है। इंपोर्ट को रोकना मकसद नहीं है, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि बिजनेस जो है अगर आप एक आज़ाद मईशत के साथ काम ऑपरेट करना चाह रहे हैं, और IMF ने भी उनको यही कहा है कि आप इंपोर्ट पे कोई कदगन ना लगाएं, कोई कदगन ना लगाएं। मैं ये समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म, मैंने ये बात शुरू में आपसे कही कि कुछ चीज़ों का हल तो हुकूमत के पास होता है, कुछ चीज़ों के लिए हुकूमत भी यानी जिम्मेदार नहीं होती, लेकिन जिन चीज़ों की वो जिम्मेदार हो सकती है वो ये है कि सही जगहों पे इन्वेस्ट करें। वो क्या एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रही है, क्या वो उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए। एक फैक्टर तो मैंने अभी इंटरेस्ट रेट का बता दिया आपको, तो उससे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। दूसरी चीज़ जो है वो आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से फैसिलिटेट, जैसे एनर्जी प्राइसेस हैं, एनर्जी प्राइसेस को कंटेन करें। क्यों एनर्जी प्राइसेस को जो है वो इतना ज़्यादा हाइक किया जाता है, पेट्रोलियम मसनूआत को इतना ज़्यादा हाइक किया जाता है, जिससे कि उनकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की इनपुट कॉस्ट खुद ब खुद जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो अनकम्पेटिटिव हो जाते हैं। जब वो अनकम्पेटिटिव हो जाते हैं तो जाहिर है आपकी एक्सपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट कम होगी तो आपका डॉलर कमाएगा तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो इन्होंने एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया है। एजुकेशन में अगर प्रॉपर्ली इन्वेस्ट किया होता, स्पेशली IT एजुकेशन अगर इन्वेस्ट किया होता, अगर इंडिया की तरह IITs में इन्वेस्ट किया होता, तो आज मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि 20 से 25 बिलियन डॉलर की सिर्फ IT की एक्सपोर्ट्स होती। अगर इंडिया 150 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकता है, पाकिस्तान 20 से 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट सालाना आराम से कर सकता है। ये 2-3 बिलियन डॉलर जो हम करते हैं ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल। तो साहब ये तो एरा निकल गया, अब हम इस करंट पोजीशन में रहते हुए क्या इस IT की फील्ड से ये फायदा उठा सकते हैं, या कोई फार्मूला ऐसा है कि हम संभाला ले लें अपनी मईशत में और आवाम की सूरत हाल में? देखें, दो चीज़ें हो सकती हैं। आप इमीडिएटली स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज शुरू कराएं और उससे आप 1 से 2 साल के अंदर उसके नताइज बरामद होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि आप 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स को फ्री करें और बड़े पैमाने पे ऐसे इंस्टीट्यूट्स, हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स पूरे पाकिस्तान में बनाएं जहां हज़ारों ग्रेजुएट्स हर साल 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स करके निकलें। स्किल डेवलपमेंट हो रही हो बच्चों की, आप ये देखें कि यहाँ इनकलाब आ जाएगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि 2 साल में आपकी IT एक्सपोर्ट्स डबल होंगी, उसके बाद वो डबल होती रहेंगी, यहाँ तक कि आप 25 to 30 बिलियन डॉलर्स तक एक्सपोर्ट आराम से 5 साल 6 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं। लेकिन आप काम करना शुरू तो करें। अभी तक कोई काम इस सिलसिले में किसी हुकूमत ने शुरू नहीं किया। पॉलिटिकल सिचुएशन को देख के आपको क्या लगता है कि ये काम कोई भी आने वाली हुकूमत हो उसके लिए आसान होगा? देखें, इकोनॉमिस्ट से अगर आप पूछेंगे ना सोते से उठा करके भी कि भाई तुम्हें क्या चीज़, और मुझे याद पड़ता है कि जब शब्बर जैदी साहब FBR के चेयरमैन बने थे
तो उनको एक जगह उनसे बातचीत हो रही थी, उनसे पूछा गया कि एक चीज़ अगर आप 5 साल के लिए अगर आप रहें FBI के चेयरमैन, एक चीज़ अगर करने को दी जाए तो वो क्या चीज़ होगी जो आप करेंगे? तो वो उन्होंने कहा था कि मैं कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रखूँगा। तो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के जो पॉलिटिकल हालात हैं उसमें सबसे बड़ा मसला अनसर्टेनिटी का है। हमें पता ही नहीं है कल क्या होगा। बिजनेसेस ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या यही रहेगी जो आज है, टैक्स रेट क्या यही रहेगा जो आज है, आपके जो एक्सचेंज मैकेनिज्म्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी है वो यही रहेगी जो आज है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारे सवालात ऐसे हैं कि जो कि बहुत ही अनसर्टेनिटी से रिलेटेड हैं, और अनसर्टेनिटी जो है ना उसके अंदर बिजनेसेस थ्राइव नहीं कर सकते। उनके लिए कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरी बस यही दरख्वास्त होगी कि किसी तरीके से कोई भी हुकूमत आए अपनी एक पॉलिसी की कंटिन्यूएशन रखे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद अली साहब, आपने अपना टाइम दिया। नाजरीन, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल अबतर से अबतर होती जा रही है क्योंकि आवाम के लिए इस वक्त अपने रोजमर्रा के मामूलात को मैनेज करना भी मुश्किल हो गया है। ना सिर्फ पेट्रोल बिजली बल्कि दीगर रोजमर्रा की अशिया जरूरिया खरीदना भी अब एक कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। क्या बनेगा आने वाले दिनों में, हर कोई इसको बगौर देख रहा है और निगरान हुकूमत से भी बहुत सारी तवक्कुआत हैं, लेकिन अभी तक आवाम को कोई आस दिखाई नहीं दे रही। प्रोग्राम आवाज से मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पे दे सकते हैं, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।